नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी एक ऐसा शब्द है जो कि आप डेली सुनते होंगे। भारत की जीडीपी 7.8% से बढ़ी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया। भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी बन जाएगा। तो जीडीपी ऐसा शब्द है जो आप डेली सुनते हो, लेकिन जीडीपी केवल एक आंकड़ा नहीं है। जीडीपी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप पैदा होते हो या इनफैक्ट आपके पैदा होने से पहले और आपके मरने के बाद तक हम लोग इस जीडीपी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये बोलूं कि दिन के 24 घंटे हम लोग जीडीपी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाहे अमीर से अमीर आदमी हो या कोई भिखारी हो, हर कोई जीडीपी सिस्टम का पार्ट है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जीडीपी समझेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझेंगे। और जब मैं सिंपल बोल रहा हूँ तो इतना सिंपल कि अगर कोई अनपढ़ भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसे जीडीपी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका देश के प्रति नजरिया एकदम बदल जाएगा, आपके अपने काम के प्रति सोच बदल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जीडीपी की डेफिनेशन समझेंगे, वो भी बुकिश डेफिनेशन नहीं, बहुत ही सिंपल शब्दों में असल में जीडीपी होती क्या है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। आप केवल जीडीपी समझोगे नहीं, आप जीडीपी को देखने लगोगे। ये वीडियो देखने के बाद आप जीडीपी को विजुअलाइज करने लगोगे। आपको जीडीपी दिखने लगेगी, आपको मालूम चलेगा कि कैसे जीडीपी हमारी जिंदगी का पार्ट है और हर जगह पे और हर मोमेंट पे हमारे सामने एक जीडीपी से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी में हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये कोई मोदी जी या निर्मला सीतारमन उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग जो 140 करोड़ भारतीय हैं। वो जीडीपी, वो $4 ट्रिलियन जीडीपी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? हमारे दो रोल्स होते हैं, मैं दोनों रोल आपको एक्सप्लेन करूंगा। जीडीपी मेजर करने के 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत ही स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे एग्जांपल्स देके मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद में एंड में हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीडीपी होती है, लाइक जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पीपीपी, जीडीपी रियल, जीडीपी नॉमिनल, जीएनपी, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि जब तक यहाँ तक पहुंचोगे आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जीडीपी। इसके अंदर चार चीजें आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। 1 ईयर विद इन ए कंट्री प्रोड्यूस्ड और वैल्यू, 1, 2, 3, 4। दोस्तों, आप भारत को एक फैक्ट्री के रूप में विजुलाइज करो कि भारत जो है वो एक फैक्ट्री है और भारत के जितने भी लोग हैं वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक साल में हम लोग टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? भारत का टर्नओवर कितना है? बस वही देश की जीडीपी है। तो इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जीडीपी हमेशा ईयरली मेजर होती है। इंडिया में हम लोग 1 अप्रैल से फाइनेंशियली स्टार्ट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इस 1 साल के बीच में विद इन ए कंट्री, भारत के अंदर, इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर बन रही है। बना कौन रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई अमेरिकन आके इंडिया में बना रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन कोई इंडियन जापान में जाके बना रहा है, चाइना में जाके बना रहा है, तो इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। भारत में बननी चाहिए, वो कंज्यूम कहीं पे भी हो रही हो, चाहे वो देश में कंज्यूम हो रही हो या भारत में बन के कोई अमेरिका जा रही हो, यूरोप जा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली कंडीशन ऑफ जीडीपी कि वो भारत में बननी चाहिए। तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में भारत के अंदर प्रोड्यूस वैल्यू, जितनी भी चीजें बन रही है इंक्लूडिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब उसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका आपको पैसा मिल रहा है, वो जीडीपी में आएगी। चाहे कोई भी काम हो, आप कोई चीज बना के
बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो, उसके अगर उसके लिए अगर पैसा मिल रहा है तो जीडीपी का पार्ट होगी। मेरे घर में मेड आती है जो घर की सफाई करती है, मैं उसे महीने के 2,000 रुपये देता हूँ, वो जीडीपी का पार्ट है। वो एक साल के मुझसे 24,000 रुपये ले रही है, 24,000 रुपये की वैल्यू क्रिएट कर रही है। वो 24,000 रुपया उसका इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप अगर कहीं पे चाय पी रहे हैं, कहीं पे समोसा खा रहे हैं, तो वो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। वो जो समोसा बना के बेच रहा है वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये एक हथौड़ा पड़ा है यहाँ पे, मैंने 100 रुपये में ये हथौड़ा खरीदा, मैंने इसकी थोड़ी पॉलिश की, इस पे कलर करके मैंने इसको 200 रुपये में बेच दिया, तो मैंने 100 रुपीज की वैल्यू क्रिएट कर दी। तो ये 100 रुपीज की जो मैंने वैल्यू क्रिएट की है ये जीडीपी के अंदर काउंट होगी। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जीडीपी की। इन अ 1 ईयर ईयरली मेजर होती है, एक साल में भारत के अंदर कितनी वैल्यू क्रिएट की हमने, वो जीडीपी होगी। तो जब हम लोग 4 ट्रिलियन की बात करते हैं, $4 ट्रिलियन की, तो $4 ट्रिलियन की हम लोग चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट भी इंक्लूड है, सर्विस भी इंक्लूड है। आप अगर किसी के बाल काट रहे हो, एक साल में 50,000 रुपये का अपने बाल काटे, तो इतने 50,000 रुपये की अपने वैल्यू क्रिएट की है, वो जीडीपी मानी जाएगी। तो ये होगी जीडीपी की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने आपको जीडीपी एक्सप्लेन कर दी। अब आप जीडीपी विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि 24 आवर्स जीडीपी क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई जीडीपी क्रिएट कर रहा है। आप या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? सपोज की जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके महीने की सैलरी है 25,000 रुपीज, आपको एक साल में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 3 लाख रुपए आपका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप मेहनत करके कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, वो कंपनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट हो रहा है, और उसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है आपकी एनुअल सैलरी। आप अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे बड़े से बड़े कोई भी छोटा काम, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप चाय बना के बेचते हैं, आप समोसे बना के बेच रहे हैं, आप किसी के बाल काट रहे हैं, आप कहीं पे भी किसी की गाड़ी भी साफ कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जीडीपी का पार्ट है। आप ये सोचे होंगे कि इन सब के बीच में ये गोरा कहाँ से आ गया, ये तो कोई विदेशी है, हो सकता है अमेरिका यूरोप में बैठा है, ये भी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे? अगर आप एक शर्ट बनाते हैं और शर्ट बना के इसको $100 में बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये अमेरिका में बैठा है, ये इस शर्ट को पहन रहा है और आपको $100 दे रहा है, तो इसकी तरफ से ये $100 का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी के अंदर। तो कोई भी कंज्यूम कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बननी चाहिए इंडिया के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हर कोई आदमी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो $4 ट्रिलियन की जीडीपी की हम लोग जो बात करते हैं, ये 140 करोड़ लोग जो मेहनत करके जो साल के अंदर काम कर रहे हैं, ये उसका टोटल होती है जीडीपी। हम लोग दो तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, या तो हम लोग कोई चीज बना रहे हैं और या हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो या तो आप सेलर हो और या बायर हो। तो जो सेलर है वो तो डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो बायर है वो हेल्प कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई आदमी समोसे बना रहा है, एक साल में वो 1 लाख रुपए के समोसे बनाता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो उसका प्रॉफिट है, उसने कुछ रॉ मटेरियल लिया होगा, सपोज को 50,000 का रॉ मटेरियल लिया, तो 50,000 का उसने वैल्यू क्रिएट की। उसने 50,000 के आलू तेल मसाले लेके उसके समोसे बना के 1 लाख रुपए के समोसे बेच दिए, तो 50,000 रुपए की उसने वैल्यू क्रिएट की, वो 50,000 रुपए उसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर उसके कोई समोसे खाएगा ही नहीं तो समोसे क्यों बनाएगा? तो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यू आर सेलर। आप अपने नॉलेज, अपना स्किल्स और अपना टाइम बेच रहे हो, और आपका जो एम्प्लॉय है वो आपका नॉलेज और आपका स्किल यूज करके कुछ बना रहा है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि 24 घंटे हम लोग कुछ ना कुछ या तो जीडीपी बना रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों जीडीपी के पार्ट हैं। मैं इस समय खड़ा हूं, इस समय भी मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। कैसे? ये पंखा चल रहा है,
ये लाइट चल रही है, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। कोटा में कोई बिजली घर है, वो बिजली बना रहा है, वो बिजली बना के जयपुर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और बिजली मेरे घर पे आ रही है, मैं इनको पेमेंट करूंगा, इनको पैसे दूंगा। तो बिजली घर जो है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो जीडीपी क्रिएट कर रही है, और मैं उस जीडीपी को कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ उसको क्रिएट करने में। तो ऐसे मैं जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि अपना फ्री वीडियो है, इसका आपको कोई पैसे नहीं देना है, तो इसका डायरेक्ट जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिलता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो इनडायरेक्टली मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि जो भी आदमी कुछ भी काम कर रहा है, छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़ा काम, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। शर्त है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए उसके अंदर। मुफ्त का काम जीडीपी में नहीं गिना जाता। मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मैंने किसी को बुलाया, उसने मेरे कंधे में मसाज की, मैंने उसे 100 रुपीज दे दी, तो ये 100 रुपीज उस मसाजर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर दिया, तो मैंने उसका कंज्यूम किया, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। कोई विदेशी है, अमेरिकन, यूरोपियन, वो हमारे सामान खरीद रहे हैं, तो वो भी हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, सपोज को आपने टर्की से कोई सामान मंगाया, तो आपने टर्की की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस जीडीपी इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। हर कोई आदमी 24 घंटे पैदा होने से लेकर मरने तक, मरने के बाद भी हमारे अंतिम संस्कार में जो लकड़ी यूज होती है, वो लकड़ी भी एक जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसे हम लोग जीडीपी से जुड़े हुए हैं। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है? जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। सपोज करो एक कोई आदमी जंगल से लकड़ी तोड़ के लाता है, गया, सूखी लकड़ी तोड़ के लाया, उसने 5 रुपए में वो लकड़ी लकड़ी काटने वाले को बेच दी। लकड़ी काटने वाला के पास मशीन है, वो लकड़ी को अच्छी तरह से काट के आगे किसी हैंडीक्राफ्ट वाले को 20 रुपए में बेच देता है। ये सी है, इसका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। ये उससे कुछ लकड़ी के कुछ आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाता है, और एंड कंज्यूमर को, ये डी है, वो एंड कंज्यूमर है, उसको 40 रुपए में बेच देता है। ए ने एक लकड़ी थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सूखी लकड़ी थी, कोई काम नहीं आई थी, उसको तोड़ के लकड़ी काटने वाले तक पहुंचाया, और 5 रुपए उसको मिले, तो उसने 5 रुपए की वैल्यू क्रिएट की। बी ने उस 5 रुपए की लकड़ी को 20 रुपए की लकड़ी में बदल दिया। इसने 5 रुपए की वैल्यू क्रिएट की, इसने 5 रुपए की लकड़ी को 20 रुपए में बदल दिया काट के, तो इसने 15 रुपए की वैल्यू क्रिएट की। और जो हैंडीक्राफ्ट वाला है, उसने उसको और ज्यादा उस पर डेकोरेटिव बना के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाकर 40 रुपए में बेचा, तो उसने उसमें 20 रुपए की वैल्यू क्रिएट कर दी। 20 से 40 में बेचा, तो 20 रुपए की वैल्यू उसने क्रिएट कर दी। तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल वैल्यू कितनी क्रिएट हुई, इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। 5, 15, 20, 40 रुपए की यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो गई। तो ये पहला मेथड होता है जिसे प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं अलग अलग स्टेज पे, क्या वैल्यू उसमें ऐड हो रही है, क्रिएट हो रही है, उन सबको जोड़ लो, उससे टोटल हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड ये है कि जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, सबकी हम लोग इनकम निकाल लेते हैं कि सबने इसमें सबकी इनकम कितनी हुई, सबने कितना कमाया। अब यहाँ पे ए है, ए ने 5 रुपए कमाए, बी ने 15 रुपए कमाए, सी ने 20 रुपए कमाए, और इन सारी इनकम को जोड़ लेते हैं, तो जीडीपी निकल जाएगी। तो ये पहला प्रोडक्शन मेथड, दूसरा इनकम मेथड। तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड।
इसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो निकाल लो, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा। तो इसमें फिनिश प्रोडक्ट है ये डी, इसमें 40 रुपये खर्च हुआ है, और ये 40 का 40 रुपये इनमें बढ़ गया। इससे भी हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड, एवरेज स्टेज पे हम लोग वैल्यू जो क्रिएट हुई है उसको काउंट कर लो, या फिर इनकम मेथड, हर जो आदमी, मैं आप इंडिया में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम को कैलकुलेट कर लो, उससे निकल जाएगी। और या फिर हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं, मैं साल में कितना खर्चा कर रहा हूँ, आप कितना कर रहे हैं, दूसरी लोग कितना कर रहे हैं, उन सबका खर्चा जोड़ लो, उससे निकल जाएगी। आपको आपको मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो मैंने चाइना से 1,000 रुपये का लोहा मंगाया, तो चाइना, यहाँ पे तरुण, मैंने इस लोहे से 2 कैंची बनाई, और मैंने दोनों कैंची, एक कैंची मैंने किसी एक एंड कंज्यूमर को बेच दी, और एक कैंची मैंने किसी हेयर सैलून वालों को बेच दी, और वो भी मैंने कितने में, 1,000 रुपये में। ये एंड कंज्यूमर कोई जिसने खुद के पर्सनल यूज के लिए ली, 1,000 रुपये में मैंने इसको बेच दी, और 1,000 रुपये में मैंने एक सैलून वालों को बेच दी। इस सैलून वाले ने उस कैंची से लोगों के बाल काटे और एक साल में 2,000 रुपये कमाए। इसके कस्टमर, उसको 2,000 रुपये इससे मिले। एज्यूम की कैंची की लाइफ 1 साल है। अब मैं आपको तीनों मेथड से कैलकुलेट करके बताता हूँ जीडीपी यहाँ पे। सबसे पहले वैल्यू एड मेथड जो प्रोडक्शन मेथड है, मैंने 1,000 रुपये के लोहे को 2,000 रुपये की कैंची में बदल दिया, तो मैंने 1,000 रुपये का यहाँ पे वैल्यू क्रिएट किया। एंड कंज्यूमर उसने तो कंज्यूम कर लिया, उसने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की। लेकिन जो सैलून वाला है, इसने मुझसे 1,000 रुपये की कैंची ली, तो उससे 2,000 रुपये का काम जनरेट कर दिया, तो 1,000 रुपये की उसने एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर दी। तो ये जो सैलून वाला है, तो बस यहाँ पे 2 लोग हैं जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, चाइना से हमें मतलब नहीं है। तो टोटल जीडीपी हुई 2,000 रुपये। ये हो गया प्रोडक्शन मेथड। अब इनकम मेथड से करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, हम लोग सबकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। तरुण 1,000 रुपये में मंगा के 2,000 में बेची, तो मेरी इनकम हुई 1,000 रुपये। सैलून वाला जो है, 1,000 रुपये की कैंची यूज करके 2,000 रुपये का काम कर दिया, इसकी इनकम हुई 1,000 रुपये। 2,000 रुपये, ये जीडीपी आ गई। ये दूसरा मेथड हो गया। कोई भी मेथड आप यूज लो, एंड में रिजल्ट सेम आएगा। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड लेते हैं। फिनिश प्रोडक्ट का कितना इसमें खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो एंड कंज्यूमर है, 1,000 रुपये इसने खर्च किए, और 2,000 रुपये जो इसके कस्टमर्स हैं, इन लोगों ने खर्च किए। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग उल्टे से चलते हैं बैक, जहाँ पे जाके वो उसका वैल्यू एडिशन खत्म हो जाता है, वो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे आए टोटल 3,000। अब आप सोचे होंगे कि इस मेथड से 2,000 आ रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से 2,000 आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से 3,000 कैसे आ रहे हैं? 1,000 रुपये यहाँ पे एक्सपेंड खर्चा हो रहा है, 2,000 यहाँ पे हो रहा है। वो 3,000 से आ रहे हैं कि ये जो 3,000 रुपये का जो एक्सपेंडिचर हुआ, इसमें 1,000 चला गया चाइना। मैंने माल माल चाइना से मंगाया ना, तो ये 1,000 यहाँ से माइनस होगा। इंडिया में तो 2,000 ही था। ये एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का, और इसके एंड में हम लोग इंपोर्ट घटा देते हैं, तो 2,000। तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, रिजल्ट सेम ही आएगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं और सबके अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा और हम लोग ज्यादा एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी है, वो साइकिल बनाती है। ये कोई कंपनी है,
ये साल का 2 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती है। ये चाइना रॉ मटेरियल 2 करोड़ रुपए का इस रॉ मटेरियल से साइकिल बनाती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 3.8 करोड़ रुपए में वो साइकिल्स बना के दे देती है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे उन साइकिल्स को कस्टमर्स को 4 करोड़ में बेच देता है। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज भी ले लेता हूँ, क्योंकि आप में से काफी लोग जो होंगे जो सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे, तो सैलरीड एम्प्लॉयज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सपोज कोई इस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, और जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ये लोगे उन सारे 100 के 100 लोगों की एनुअल सैलरी है 1 करोड़ रुपया, ₹1 करोड़ पर ईयर। 100 के 100 लोगों को साल में 1 करोड़ रुपया मिलता है। ये 100 के 100 लोग जो मिलके साइकिल बनाते हैं, जो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। 2 करोड़ का रॉ मटेरियल लेते हैं, 3.8 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसको 4 करोड़ रुपए में आगे बेच देता है। अब हम लोग ये तीनों मेथड लेंगे और कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड। ये जो कंपनी है 2 करोड़ का मेटेरियल खरीद के उसे 3.8 करोड़ रुपए में बेच रही है, मतलब 1.8 करोड़ रुपए का ये वैल्यू क्रिएट कर रही है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर 3.8 करोड़ रुपए की जो साइकिल है उनको 4 करोड़ रुपए में बेच रहा है, तो वो 20 लाख का इसमें वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जीडीपी क्रिएशन हो गया 2 करोड़। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी तो कोई काम कर रहा है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है, तो मार्केटिंग भी वैल्यू क्रिएशन का पार्ट है। अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर ओला बाइक चला रहे हैं, आप जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप खाने को वहां से वहां तक पहुंचा रहे हो, आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। खाना वहां तक था, आप उसे घर तक लेके आ गए, तो आपने वैल्यू क्रिएट की। तो इंडिया का हर आदमी जो कुछ भी काम कर रहा है जिसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, वो वैल्यू क्रिएशन है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने उन साइकिल को मार्केटिंग की, कस्टमर को बेच दिया, 20 लाख रुपीज की वैल्यू क्रिएट कर दी उसने। तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड से हमने निकाली जीडीपी आगे 2 करोड़। अब हम लोग इनकम मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे एक तो कंपनी खुद है, कंपनी का ओनर मान लीजिए, और यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज है। ये जो 100 एम्प्लॉई है ये सब साल के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो इनकी इनकम हो गई 100 इंटू 1, 100 करोड़। तो हम लोगों ने एम्प्लॉयज की इनकम कैलकुलेट कर दी। कंपनी का जो मालिक है वो 2 करोड़ रुपए का सामान बेच के खरीद के 3.8 करोड़ में बेच रहा है, 1 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा है, तो इसका खुद का प्रॉफिट कितना हुआ, 80 लाख रुपए। तो जो कंपनी का मालिक है उसकी इनकम हो गई 80 लाख रुपीस। 2 करोड़ रुपए में सामान लिया, 1 करोड़ रुपए सैलरी दी, 3 करोड़, 80 लाख इसका प्रॉफिट, और उसने 3.8 करोड़ रुपीस में बेच दिया। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इनकम कितनी हुई साल की, 3.8 करोड़ में खरीद के 4 करोड़ में बेचा, मतलब 20 लाख। टोटल जीडीपी बाय इनकम मेथड कितनी जनरेट हुई, 100 लाख 2 करोड़। ये दूसरा मेथड हो गया। कोई भी मेथड यूज लो, नंबर सेम ही आएगा। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर है ये लोग साल की 4 करोड़ रुपए की साइकिल खरीद रहे हैं, तो कितना खर्चा किया इन लोगों ने साल में, 4 करोड़ रुपए। इस 4 करोड़ में से 2 करोड़ चला गया सीधा चाइना के पास में। तो इंडिया के लिए जीडीपी कितनी क्रिएट हुई, 2 करोड़। तो हमने प्रोडक्शन मेथड से बात की जिसमें हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एवरी स्टेज पे। हमने इनकम मेथड की बात की जिसमें इंडिया में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम कैलकुलेट कर ली साल की। आपकी जो इनकम है वो आपका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आप साल के 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो सीधा आपका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोई समोसे वाला 50,000 का सामान लेके 1 लाख में बेच रहा है, तो 50,000 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और फिर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर की बात की, आप अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो वो भी आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये तीनों मेथड से हमने जीडीपी कैलकुलेट कर ली। इन मेथड से आपकी जो क्लैरिटी है जीडीपी के बारे में, ये जो जीडीपी का जो इकोसिस्टम है, आपका रोल उस जीडीपी इकोसिस्टम में क्या है, वो आपकी काफी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथड्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और कौन सा मेथड ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में ये वाला मेथड चलता है।
प्रोडक्शन मेथड जो है, अमेरिका में ये एक्सपेंडिचर मेथड चलता है। प्रोडक्शन मेथड का फायदा ये है कि इससे हमें सेक्टर वाइज एनालिसिस मिल जाता है कि कौन से सेक्टर में कितना वैल्यू क्रिएट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं तो बताते हैं माइनिंग सेक्टर में ये हुआ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में ये हुआ। इससे सरकार को एक पॉलिसी बनाने में हेल्प मिल जाती है कि कौन सा सेक्टर पीछे जा रहा है, कौन से सेक्टर में हमें पुश करना है। इसकी कौन सी है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं वो इसमें आ नहीं पाते हैं, जो छोटे सेक्टर्स हैं जो कि किसी एक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। इंडिया में ये वाला मेथड यूज होता है। दूसरा मेथड है इनकम। इसका फायदा ये है कि इससे हमें सबकी इनकम मालूम चल जाती है कि हर आदमी ये कमा रहा है। इससे हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मालूम चल जाता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब $4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, 140 करोड़ लोग हैं, तो कोई करोड़ों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कुछ हजार कर रहा है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। उससे हमें सरकार को मालूम चल जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, कहाँ पे पुश करने की जरूरत है। इससे सरकार को जो वेलफेयर स्कीम्स होती है वो बनाने में मदद मिलती है। इसके जो कौन सी है कि ब्लैक मनी इसमें काउंट नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें तो केवल जो डिस्क्लोज्ड इनकम होगी सरकार वही काउंट कर सकती है। फिर लोगों के पास ब्लैक मनी होती है तो वो जीडीपी से छूट जाती है, तो ये इसका एक नेगेटिव है। तीसरा जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे डिमांड साइड मालूम चलती है, कौन कितना खर्चा कर रहा है, किस जगह पे किस सेक्टर में कौन आदमी कितना खर्चा कर रहा है। इससे सरकार को पॉलिसी बनाने में बहुत मदद मिलती है। सरकार को मालूम चल जाता है कि हमारी जो बोटल नेक कहाँ है। या तो बोटल नेक है कि कंपनीज जो है वो गुड्स क्रिएट नहीं कर पा रही है, बना नहीं पा रही है, और यह बोटल नेक है कि लोगों में खरीदने की ताकत नहीं है। आप समोसे बना रहे हो, आपको आराम से बना रहे हो, आपको बिजली मिल रही है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, आपको ऑयल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरे पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं है, तो भी आपका काम अधूरा है। तो इससे ये वाला मालूम चल जाता है। तो फिर सरकार क्या करता है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि डिमांड क्रिएट हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की छूट जो थी वो 12 लाख तक कर दी। अभी जीएसटी में सरकार स्लैब चेंज करने वाली है। इससे मेरा लोगों के पास में पैसा आएगा। तो सरकार अभी डिमांड क्रिएट कर रही है, डिमांड पे फोकस कर रही है। तो इकोनॉमिक्स ये जो सरकार तीनों मेथड से निकालती है, लेकिन जो फाइनल जो डेटा वो इससे रिलीज होता है। लेकिन ये जो दो मेथड्स है, इससे भी सरकार को पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलती है। तो मैंने आपको जीडीपी एक्सप्लेन की, बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन की, सारे मेथड्स बता दिए। अभी अलग अलग जो टाइप की जीडीपी होती है ये भी हम लोग बात करते हैं। अब आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। जीडीपी हम लोग बात कर चुके हैं। जीडीपी पर कैपिटा, देश की जितनी भी जीडीपी है हमारी 4,000 बिलियन डॉलर, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग मिलकर 4,000 बिलियन डॉलर की जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। इसको इसमें भाग दे दो तो पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी कि हर आदमी ऑन एन एवरेज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1 बिलियन डॉलर जो होता है वो 8,800 करोड़ होता है। इससे हम लोग टोटल उसका अगर 4,000 से इसको करें तो लगभग ये 3.5 करोड़ के आसपास आता है, और 140 से करें लगभग ये 2.5 लाख के आसपास आएगा। इतना हर आदमी का ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी पर कैपिटा हो गई। अब आती है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो एक कोई आइलैंड है जहां पे मछुआरे रहते हैं, वो एक साल की 1,000 मछली पकड़ते हैं और 1 रुपए में बेचते हैं। तो उनकी जीडीपी होगी साल की 1,000 रुपये। एक द्वीप में मछुआरे रहते हैं, वो उनका काम ऐसी मछली पकड़ के बेचना। वो एक साल में 1,000 मछली पकड़ते हैं और 1 रुपए में बेच देते हैं। 1,000 रुपये उनकी जीडीपी हो गई। अब सपोज करो कोई एक ऐसा साल आता है जिस दिन मछली की किल्लत हो जाती है और मछली के रेट हो जाता है 5 रुपये। ये हो गया सपोज करो 2024। 2025 में भी उन्होंने 1,000 मछली पकड़ी, लेकिन इस बार मछली की रेट हो गई 5 रुपये।
तो उनकी कमाई हो गई 5,000। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इन्होंने लास्ट टाइम भी 1,000 मछली पकड़ी थी, इस बार भी 1,000 मछली पकड़ी है, तो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं की। जो काम लास्ट टाइम किया था वो का वो काम इस बार किया है। एक्स्ट्रा वैल्यू कोई क्रिएट नहीं हुई। लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने कमाए 1,000 रुपए, इस बार इन्होंने कमा लिए 5,000। जीडीपी सीधे ये 400% बढ़ गई। तो ये तो पूरा ये एकदम मामला ही खराब हो गया यहाँ पे। ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, मछली की रेट बढ़ गई, इनकी हो गई। असल में इन्होंने कुछ भी जीडीपी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ये जो है, ये तो हो गई आपकी जीडीपी नॉमिनल, और ये आपकी जीडीपी रियल। जीडीपी रियल है 0%, जीडीपी नॉमिनल है 400%। आया समझ में? जीडीपी जो नॉमिनल होती है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं करते हैं। जीडीपी रियल में हम लोग इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हैं। आप ऐसा मानिए कि 2020 में इंडिया 100 किलो दाल प्रोड्यूस करता था और 100 रुपए में बेचता था, तो टोटल 10,000 रुपये इंडिया की कमाई हो गई। 2025 में इंडिया 100 किलो दाल प्रोड्यूस कर रहा है, दाल की रेट हो गई 200 रुपये, तो इंडिया की कमाई होगी 20,000। तो दाल से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले 10,000 था, 20,000 हो गया। लेकिन हम लोग दाल तो पहले भी 100 किलो कर रहे थे, आज भी 100 किलो कर रहे हैं। तो जीडीपी नॉमिनल में तो हम लोग क्या करते हैं, 20,000 रुपये वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन जीडीपी रियल जब हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग जो दाल की जो प्राइस होती है, जो एक बेस ईयर फिक्स किया होता है, हम लोग उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज कोई बेस ईयर 2020 है, तो हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो 2020 में दाल की प्राइस क्या थी, हम लोग वो प्राइस लेंगे, तो उस प्राइस से हम लोग जीडीपी निकालेंगे। अभी करंटली हमारा जो बेस ईयर है वो है 2012। तो जीडीपी रियल जब हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग वैल्यूज जो आइटम्स क्रिएट हुए उनकी वैल्यू निकालते हैं, और उनकी 2012 में क्या प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग प्राइस निकालते हैं, और फिर हम लोग निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपेरिजन मिल जाता है कि उसमें इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जीडीपी रियल के अंदर जो प्राइसेस होती है, हम लोग उसको इन्फ्लेशन के एडजस्ट कर लेते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी होती है, जो करंट प्राइस होती है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो रियल वैल्यू क्रिएट हुई है वो इसमें मालूम चलती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इससे मतलब होता है। इन्वेस्टर्स को ग्रोथ से, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टर्स को मतलब पैसा कहाँ बन रहा है, वो ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे इसकी डिमांड है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, तो इन्वेस्टर्स जीडीपी नॉमिनल देखते हैं, और जो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो रियल जीडीपी देखते हैं। हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो रियल जीडीपी के होते हैं। जीडीपी पीपीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि सपोज करो एक आदमी जंगल में जाता है और वो 4 फूट तोड़ के लाता है। दूसरा आदमी जाता है, वो 2 फूट्स लेके आता है। इसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन 4:2। लेकिन इसकी भूख जो है वो बहुत ज्यादा है, इसको खाने में कम से कम 8 फूट चाहिए, इसकी भूख बहुत कम है। इसका 1 फूट में पेट भर जाता है। तो कहने में तो उसकी जीडीपी ज्यादा है, उसकी 4 है, इसकी 2 है, लेकिन 4 से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसका पेट नहीं भर रहा है। लेकिन 2 से इसका पेट भर जाता है। जीडीपी पीपीपी में यही देखते हैं हम लोग कि जो वहां के जो गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रहे हैं उनकी वहां पे वैल्यू क्या है। अमेरिका में अगर मान लो आलू 400 रुपये किलो है, इंडिया में आलू अगर 10 रुपये किलो है, तो अमेरिका की भले जीडीपी कितनी बड़ी हो, उससे लोगों का काम नहीं चलेगा। इंडिया की जीडीपी कम हो, लेकिन कम में भी काम चल जाएगा। तो जीडीपी पीपीपी के अंदर हम लोग ये सारी चीजें फैक्टर इन करते हैं। जीडीपी पीपीपी के अंदर इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये हो गया आपकी जीडीपी। जीएनपी, जीएनपी बहुत सिंपल है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, यहाँ पे विद इन हटाकर बाई कर दो। इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें बन रही है वो जीडीपी में आएगी, और इंडियंस के द्वारा जितनी भी चीजें बन रही है वो जीएनपी में आएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इंडियंस जितनी भी चीजें बना रहे हैं, चाहे अमेरिका में, यूरोप में बनाए,
अगर इंडियन कोई बना रहा है तो जीएनपी में होगी, और इंडिया में बन रही है तो जीडीपी होगी। ये जीडीपी एंड जीएनपी में फर्क हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मुझे लगता है फिर आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनके मैं आंसर दे देता हूँ, और जिनके आंसर मैं यहाँ पे मैं नहीं दे पाता हूँ या जो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जीडीपी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इंपोर्ट जब हम लोग कोई कर रहे हैं तो वो देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो उसमें भी हालांकि दो चीजें हैं। इंपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं या टू क्रिएट समथिंग। वैसे तो ये इंपोर्ट इज नॉट गुड, क्योंकि देश का पैसा किसी दूसरी कंट्री की जीडीपी में जा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग कोई चीज ऐसी मंगा रहे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम होने वाली है, जैसे हम लोग चॉकलेट मंगा रहे हैं, शराब मंगा रहे हैं, उससे देश की जीडीपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग वहां से कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, हम लोग कोई पार्ट्स मंगा रहे हैं, और उन रॉ मटेरियल से हम लोग कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट अच्छा है, उस इंपोर्ट में कोई खराबी नहीं है। अभी आपने सुना होगा काफी कांग्रेस बोलती है कि हमारा चाइना से इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो इंपोर्ट इसलिए बढ़ गया है, हम लोग चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उस रॉ मटेरियल से हम लोग चीजें बना के आगे बेचते हैं, तो वो जो चाइना वाला इंपोर्ट खराब नहीं है। तो इंपोर्ट का ये है। सेम टू सेम एक्सपोर्ट में है, ये खराब है, ये अच्छा है। एक्सपोर्ट में हम लोग ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम होती है, जैसे हम लोग शर्ट बेच रहे हैं, हम लोग जेम स्टोन्स बेच रहे हैं, जो अगला डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग मछली बेच रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन हम लोग कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, जो आगे वो लोग बना के बेच रहे हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि उसी चीज को अगर हम लोग इंडिया में क्यों नहीं बेचे, हम लोग इंडिया में क्यों नहीं बना सकते। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो जीडीपी पे ये फर्क पड़ता है। जीडीपी एंड यूएस टैरिफ। अमेरिका ने हमारे हमसे इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया है। अभी हमारी जो 4000 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, इस पे अराउंड 150 बिलियन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन अराउंड 150 बिलियन डॉलर अमेरिका से आ रहा है। अमेरिकन हमारी जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें भी बता रहे हैं कि जो टैरिफ लगा इनसे लगभग 50 बिलियन डॉलर हमारा बंद हो जाएगा। तो 4000 बिलियन डॉलर में से 50 बिलियन हमारा कम हो जाएगा। तो इट्स नॉट गुड। हमारी जीडीपी में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, 0.1% का इस पर फर्क आएगा। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? ये कि जो 50 बिलियन डॉलर जो अमेरिका में जाना था, इसको हमें कोई दूसरा मार्केट मिल जाए या इंडियन सी खरीद ले, तो ये इसका इफेक्ट होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी काफी बात चल रही है, मोदी जी बोले स्वदेशी यूज करो। मतलब देश का पैसा है वो देश में यूज होना, उसको देश की जीडीपी में यूज करो। देश का पैसा अगर बाहर जा रहा है, आप टर्की से ले रहे हो, आप स्विट्जरलैंड से सामान ले रहे हो, आप चाइना से ले रहे हो, आप थाईलैंड से, जापान से, तो हमारा पैसा उनकी जीडीपी बनाने में जा रहा है। तो ये जो स्वदेशी जो मूवमेंट है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये स्वदेशी जो है वो देश का पैसा देश की जीडीपी में यूज हो, उसके लिए स्वदेशी यूज होता है। आई होप काफी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। ब्लैक मनी। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप खुद भी बता सकते हो कि ब्लैक मनी का जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लैक मनी वो मनी है जो सूटकेस में घरों में छुप के पड़ी है, वो मनी जो कि देश की जीडीपी में यूज हो सकती है। आप उस पैसे से कार खरीदो, मोबाइल खरीदो, खाने पीने का सामान खरीदो, तो देश की जीडीपी में यूज होगा। लेकिन वो पैसा आपके घर भी आपकी तिजोरी में पड़ा है, तो पैसा कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, वो देश की जीडीपी को रोक रहा है। तो इसलिए ब्लैक मनी इज बैड फॉर जीडीपी। आप अगर किसी भिखारी को जाके भी अगर 10 रुपए दे दो ना, आपने भीख दे दी, तो भिखारी क्या करेगा? उस 10 रुपए से बिस्किट खरीदेगा, ब्रेड खरीदेगा, तो वो पैसा देश की जीडीपी में आ गया। इवन आप भीख भी दे रहे हो, दैट इज गुड फॉर जीडीपी। आप चैरिटी भी कर रहे हो, वो भी गुड फॉर जीडीपी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सरकार काफी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिनमें चैरिटी को एनकरेज करती है, वो इसीलिए होता है ताकि पैसा जो है वो देश की इकोनॉमी में आए। इसलिए आपने सुना होगा ये भी बीच में डिमांड आई थी कि सरकार को टैक्स खत्म कर देना चाहिए, जो डायरेक्ट जो टैक्स है वो खत्म कर देना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो लोगों के पास ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी बाहर आएगी और वो देश की जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगी। तो ये ब्लैक मनी का रोल होता है। नाउ द फाइनल टॉपिक, जीडीपी एंड फ्रीबीज। फ्रीबीज में के ऊपर जीडीपी का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जीडीपी का मतलब
आप पैसे से कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप फ्री में पैसे दे रहे हो जहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट ही नहीं हो रही है, तो वो जीडीपी के लिए इट्स नॉट गुड। लेकिन उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। मतलब सरकार अगर हेल्थ पे खर्च कर रही है, तो उससे लोगों की हेल्थ अच्छी रही है, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो दैट्स गुड, दैट्स गुड फॉर इकोनॉमी। सरकार महिलाओं को 2,000 रुपये महीने दे रही है, महिलाएं उससे घर का सामान ले रही है, वो पैसा जा रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो सरकार जो फ्रीबीज दे रही है, उस फ्रीबीज से अगर कुछ डिमांड क्रिएट हो रही है, तो दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी, नॉट बैड। बट वो लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अब सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो दैट इज बैड फॉर द जीडीपी। तो वो फ्रीबीज जिससे आगे जाके कोई डिमांड क्रिएट हो, लोग उस पैसे को यूज करें, जैसे किसानों को बिजली दे रहे हैं, तो किसान उससे एक फसल उगा रहा है, वो दैट इज गुड। लेकिन एक आम आदमी को फ्री बिजली दे रहे हैं जिसका वो कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठा मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो दैट इज बैड फॉर द जीडीपी। तो ऐसी फ्रीबीज जो कि कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करी है, दैट इज बैड। तो ऐसी फ्रीबीज जिसको यूज करके कोई वैल्यू क्रिएट कर सके, आपने किसी गरीब को पैसे दिए, अब गरीब के पास पैसा आती है उसको खर्च करेगा, गरीब सेव नहीं करता है, तो दैट इज द गुड फॉर द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको जीडीपी से रिलेटेड एक एक चीज समझा दी, एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो देखने के बाद आपका देश के प्रति नजरिया बदल जाएगा और आपका अपनी जॉब के प्रति नजरिया बदल जाएगा। अगर मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो हम लोग ही बनाएंगे, जो 140 करोड़ लोग हैं। अभी हम लोग 4 पे हैं, हमको 5 तक पहुंचना है। $4,000 बिलियन से $5,000 बिलियन, लगभग 25% हम लोगों को बढ़ाना है। तो सारे इंडियंस अगर अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, ज्यादा काम करें, जो कोई 1 लाख रुपए की चाय बेच रहा है वो 1.25 लाख रुपए की चाय बेचे, कोई 50,000 के समोसे बेच रहा है वो 1 लाख रुपए के समोसे बेचे, कोई लोगों के बाल काट रहा है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे। जो भी काम करे आप, जो भी जिस टाइप का भी आप काम करो, चाहे सैलरीड हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करोगे, तो देश की जीडीपी आराम से $4 से $5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये हम सबका एक कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी आप कैसे विजुलाइज करते हो। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको चारों तरफ जीडीपी दिखेगी। आप रात को सो भी रहे हो ना, आपका पंखा चल रहा है, तो आप जीडीपी कंज्यूम कर रहे हो, आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप बाहर जाके चाय भी पी रहे हो ना, तब जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप जब काम कर रहे हो, आप कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप जीडीपी क्रिएट कर रहे हो। तो आई होप काफ़ी चीज़ें से क्लियर हो गई होगी और इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, आपका देखने का नज़रिया बदला होगा। तो इसके साथ यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।